अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पोर्ट्स स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम है राना साजिद। जिस तरह हम बात करते हैं हर प्रोग्राम में एक डिफरेंट स्पोर्ट्स के हवाले से और काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। आज भी पाकिस्तान की 5 दफ़ा की नेशनल चैम्पियन माहूर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहूर। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? आई एम गुड फाइन। और जर्नी आपका माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है टाइटल्स आपने अपने नाम कर चुके हुए हैं। और स्टार्ट में भी जिस तरह हम बात करते हैं कि कैरियर का जो आगाज़ था वहाँ से हम आगाज़ कर लेते हैं। कैसे हुआ था और कैसे आना कैसे हुआ, ये सारी स्टोरी जो कहानी थी वो बताइएगा। जो मेरे पापा हैं उनको शुरू से स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा लगाव है और उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला था। तो उसके बाद शुरू में मैं और मेरी बड़ी बहन ऐसी फॉर फन स्ट्रीट्स में बैडमिंटन खेलते थे। फिर जब मैं 12 इयर्स की हुई तो पापा ने सनसेट क्लब में मेंबरशिप ली। वहाँ पे सुबह में पापा मुझे और मेरी बड़ी बहन को ट्रेनिंग कराते थे और शाम में जो कोच होते थे हम उनके साथ ट्रेनिंग करते थे। उसके बाद 13 इयर्स में मैंने फ़र्स्ट टाइम जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और अंडर 16 और अंडर 19 दोनों कैटेगरीज में मैं और मेरी बहन पहुंचे थे फाइनल्स में। तो अंडर 19 के फाइनल्स में मैंने अपनी बहन को हरा के 13 इयर्स में अंडर 19 नेशनल चैम्पियन का टाइटल विन किया। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। और हम पहले भी बात कर रहे थे जिस तरह कि आपने अपनी बहन को ही पहले टाइटल जो है वो शिकस्त दी और उसके बाद आपने नाम किया। उनका बताएं वो क्या कर रही हैं। और उन्होंने छोड़ तो नहीं दी थी, आप तो कैरी कर लिया, उसके बाद वो उनका क्या स्टेटस है? उसने ये कि 2-3 साल वो खेलती रही है, लेकिन फिर जब उसका आईबी में एडमिशन हुआ तो उसके बाद उसने फिर कहा कि नहीं, मैं एक तो मैं माहौर से हार जाती हूँ, वो छोटी बहन बड़ी बहन को हरा रही है, और दूसरा फिर उसने कहा मैं स्टडीज़ में ज़्यादा अच्छी हूँ तो मैं स्टडीज़ पे फोकस करूँगी, तो इसलिए फिर उसने बैडमिंटन छोड़ दिया। डन हो गया। अच्छा माहौर, स्टडी की बात करें तो आपकी स्टडी कहाँ तक पहुँची है और क्या कुछ आपने अभी तक पढ़ा हुआ है? मैंने IBA से ग्रेजुएट किया 2018 में विद अ डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, and right now I'm doing postgraduate certificate from University of London in International Sports Management on fully funded scholarship by Badminton World Federation। तो इस ये जो स्कॉलरशिप थी इसके लिए पूरे वर्ल्ड से लोगों ने अप्लाई किया था और सिर्फ एक ही 100% स्कॉलरशिप थी। अच्छा, तो मैं समझती काफ़ी एजाज़ की बात है कि वो एक 100% स्कॉलरशिप पाकिस्तान को मिली है। और ये काफ़ी बिल्कुल ये हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि माहौर हमारे साथ मौजूद है और जिन्होंने पाकिस्तान का नाम हम कहते हैं पूरी दुनिया में रोशन किया है, ना सिर्फ अपनी स्पोर्ट्स से। आप तो एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में भी जो है स्पोर्ट्स के वाले से जो एक्टिविटीज़ और जो डिग्री लेने चाह रही हैं, हम बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेज़ आपकी। हमारे साथ भी हैं कि पहला मुकाबला अगर हम कहते हैं माहौर, पहला जो इंटरनेशनली मुकाबला खेला था आपने, वो कहाँ पर खेला था? उसकी थोड़ी सी रुदात स्टोरी वो भी सुना दें। पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट मैंने खेला था 17 इयर्स में, और वो एक जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट था मलेशिया में, और मेरे साथ मेरी फैमिली और पापा थे। और उसके बाद उसी साल फिर मैंने एशियन गेम्स 2014 में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। तो एशियन गेम्स इससे कबल नहीं, सबसे पहले वो जैसे कि अगस्त 2014 की बात है, उसमें मैंने जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला और उसी के 2 महीने बाद अक्टूबर में एशियन गेम्स थे। तो पाकिस्तान की टॉप 2 फीमेल बैडमिंटन प्लेयर्स में आके मैंने पाकिस्तान को एशियन गेम्स 2014 में रिप्रेजेंट किया। गुड हो गया। और मतलब आपका जो है स्टार्ट से जो जर्नी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक अच्छा स्टार्ट हो गया था। तो इन सारी जो तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए कहाँ कहाँ का आपने प्रैक्टिस की हुई है? कोचेस कौन कौन से हैं और जिनके साथ आपने काम किया, जो आपको सिखाते रहे हैं, वो सबसे जो कोचेस हैं उनका भी थोड़ा सा बताएं। जी, क्योंकि बैडमिंटन एक काफ़ी फिजिकल डिमांडिंग स्पोर्ट है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कोर ट्रेनिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फिटनेस करनी होती है। तो मैं दिन में तकरीबन 6 घंटे ट्रेनिंग करती हूँ और मेरी ट्रेनिंग 6 डेज़ अ वीक होती है, संडे को छुट्टी होती है। और अगर कोचेस की बात की जाए तो जो मेरे मेन कोच हैं वो मेरे पापा हैं। तो आज जिस लेवल पे भी मैं उनकी वजह से हूँ, और बाकी जिन लोगों ने मुझे खिलाया है, जिन लोगों ने मुझे कोच किया, अगर वो भी मुझे ना करते तो मैं इस लेवल पे शायद ना पहुँच सकती। तो उनके मैं नाम लेना चाहूँगी, जावेद इकबाल हैं, और नदीम अंकल जो यहाँ लाहौर में होते हैं वो हैं। इफ्तिखार अंकल से भी कुछ अरसे के लिए मैंने खेला था। फरहान भाई हैं वो हैं, और इमरान अंकल हैं जिनसे आजकल मैं कल खेल रही हूँ। जी, वो हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा मिल के जो है वो कोचेस आपको जो है ट्रेन भी करते रहे। और हर इवेंट पे अलग कोच होता है या क्या सीन होता है? मतलब आप रिसेंटली ओलंपिक से होके आई हैं, उसके बाद मतलब उसके लिए अलग से कोच था या आप नेशनल लेवल पे खेल रही हैं उसके लिए अलग होता है, क्या सीन होता है? नहीं, असल में
क्योंकि यहाँ पे मतलब बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो भी खिलाता है तो मैं उससे खेल लेती हूँ। सही सच है। मैंने कोई अपना एक कोच नहीं रखा। मैं लाहौर आती हूँ तो नदीम अंकल से ट्रेनिंग करती हूँ, कराची में होती हूँ तो आजकल इमरान अंकल से। तो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट कोचेस रहे हैं। बिल्कुल सही। तो कुछ अरसे जैसे कि मैंने जावेद इकबाल अंकल से खेला है 2014 2015 में। आजकल 2-3 सालों से मैं इमरान अंकल के साथ खेल रही हूँ। तो वो सही हो गया। डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट कोचेस तो थे। माहौर अब तक कितने जो टाइटल्स आपने विन कर लिए हुए हैं और आगे कितनों के ऊपर नज़र भी है कि यहाँ तक पहुँचना है, अचीवमेंट जो प्लान किया हुआ, टारगेट को क्या सेट किया हुआ है? मैं 19 ईयर्स में पाकिस्तान नंबर 1 बन गई थी और ये 20 ईयर्स में मैं नेशनल चैम्पियन बन गई। तो तकरीबन पिछले 6 सालों से पाकिस्तान नंबर 1 मैं हूँ और पिछले 5 सालों से लगातार मैं नेशनल चैम्पियन हूँ। और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो मैंने युगांडा 2020 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल लिया था। कीनिया इंटरनेशनल 2020 टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल लिया। सही। उसके बाद साउथ एशियन गेम्स 2019 में टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल लिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2019 में सिंगल्स में मैंने गोल्ड मेडल लिया, डबल्स में सिल्वर मेडल लिया। फिर बल्गारिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2019 में ब्रॉन्ज मेडल लिया। नेपाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2018 में गोल्ड मेडल लिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2017 में गोल्ड मेडल लिया और पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज 2016 में सिल्वर मेडल लिया। तो ये मेरे इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं सारे। और बड़ी लंबी एक लिस्ट है और मैं हैरान हूँ कि आपको वन बाय वन और हर चीज़ याद है। और मेरे ख्याल से जब इंसान ने मेहनत करके और जीती होती है ना तो फिर वो कभी बोलती भी नहीं है। ये एजाज़ है और बड़ी सी बात है। और अगर यादगार तरीन लम्हे के ऊपर बात करें, इतने जो टाइटल्स आपने जीते उनमें से सबसे बेस्ट आपकी फाइट कौन सी रही? मतलब मुकाबला, कंपटीशन जो आपको आज भी लगता है कि यार इसमें तो कमाल हो गया था। अच्छा, 2 ऐसे टूर्नामेंट्स हैं, एक तो पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज 2017 है और दूसरा पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज 2019। तो मैं पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज 2019 की बात करूंगी। तो जो उसका फाइनल था ना, वो सुरैया ईरान की प्लेयर है जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग तब 100 थी। 100 तो मेरा उससे मैच आया था और उससे कबल पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज से कोई 3-4 महीने पहले हम दोनों का पहले भी मैच आया था बेनिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। मतलब तो पहले टकरा चुके थे आप लोग। पहले टकरा चुके थे और वो 3 सेट मैच हुआ था और 3 सेट मैच के बाद सुरैया ने मुझे हरा दिया था। गुड। तो इस बार होम क्राउड था तो मुझे था कि नहीं, और मुझे ये भी था कि मैंने उससे अपना बदला लेना भी लेना हाँ। है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने मतलब अपने होम क्राउड में उसको 3 सेट काफ़ी टफ मुकाबले के बाद मैंने उसको हराया। तो उस वो टूर्नामेंट मतलब काफ़ी मैच टफ था और मुझे उसकी काफ़ी खुशी है कि मैंने अपने होम क्राउड में गोल्ड मेडल और लिया। सेकंड थिंग ये कि आपने बदला भी ले लिया कि मैं इसे हारी हुई है तो मैंने तो लास्ट में जीतना भी है, वो भी है। और सेकंड था पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज 2017। तो उसमें जो है ना, एक टूर्नामेंट की एक फेवरेट प्लेयर थी, वियतनाम की लड़की थी, उसकी रैंकिंग तकरीबन थी कोई 120। तो सब लोग कह रहे थे कि मतलब उसका गेम स्टाइल से जैसे वो खेल रही थी कि यही लड़की टूर्नामेंट जीतेगी। तो उससे मेरा सेमीफाइनल्स में मैच आया और मतलब काफ़ी हमारी ना लंबी लंबी रैलीज चल रही थी। तो पहला सेट तो मैंने उसको हरा दिया 23-21, मतलब ड्यूज पे जाके हराया। तो और सेकंड सेट से पहले मैं अपनी जो कोच बैठी थी, क्योंकि काफ़ी हमारी रैलीज चली थी, मैंने कहा मेरा तो स्टेमिना खत्म हो गया। तो जब आपको होम क्राउड मतलब इतने लोग चेयर अप करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आती है। तो सेकंड सेट भी काफ़ी क्लोज फाइट के बाद मैंने उसको 23-21 हराया था। और वो उसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं उसको हरा दूंगी, तो वो बेचारी काफ़ी रोई थी फिर मैच के बाद। और उसके उसी टूर्नामेंट में फिर मेरा फाइनल्स जो आया था वो श्रीलंकन प्लेयर के साथ था। तो मैंने उसको 21-15 21-19 हरा के पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया था। और ये बड़ी समझे एजाज़ की बात है और ये वो लम्हात हैं जो इंसान कभी भूल नहीं पाता है। माहौर जिस तरह एक एक लम्हे को वो याद भी कर रही हैं और ज़ाहिर है जब स्ट्रगल इंसान को लेके चलती है और एक मकाम तक पहुंचाती है तो फिर सारी चीज़ें आपको याद भी रहती हैं। मुश्किल तरीन हरीफ की अगर बात करते हैं माहौर, तो मतलब फ़ाइट ज़ाहिर है आपने ये दो का जिक्र किया, यही टफ थी या इसके अलावा भी कोई आपको एक ऐसा कंपटीटर मिला जिसको आज तक आपको हराना एक ख्वाब भी है, विश भी है कि यार इसको भी मैं हरा दूँ, मेरा ये टारगेट है, गोल है? मैंने काफ़ी टॉप प्लेयर्स के साथ भी खेला हुआ है, जैसे कि मैंने ताइजू यंग जो कि करेंटली वर्ल्ड नंबर 1 है, तो उनके साथ एशियन गेम्स 2018 में मैच खेला। उसके बाद उसी एशियन गेम्स में फिर वर्ल्ड नंबर 8 कोरियन प्लेयर है, उनके साथ खेला हुआ है। तो मैंने काफ़ी टॉप प्लेयर्स के साथ मैचेस खेले में और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी मैं ट्रेनिंग करूं उसमें अपने 100% एफर्ट्स दूं ताकि जो मेरा अपना गेम का लेवल वो इम्प्रूव करूं और जो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं उनको टफ कंपटीशन दूं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा महूर, अगर बात करते हैं कि फेड अप इंसान कभी ऐसा लम्हा भी आता है, मतलब जैसा कोई फाइट ऐसी हुई
और रिसेंटली वो कुछ बातें और भी हैं, वो बाद में जाके हम कर लेते हैं। लेकिन कभी मायूस डिसअपॉइंटेड हुई कि मतलब ये फाइट हार गए तो उसके बाद बड़ा लगा कि यार अब तो पता नहीं क्या होगा इसके बाद के, मतलब डिसअपॉइंटेड कोई इस तरह का लम्हा आया? आता है जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे जाते हैं और अगर क्योंकि वहाँ पे तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल प्लेयर्स तो कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं और वो कितने अच्छे होते हैं। तो अगर उनके साथ मैच आ जाए और फिर अगर पहले दूसरे राउंड में हार जाए तो काफ़ी ज़्यादा वो होता है, दुख होता है और डिसअपॉइंटमेंट होती है यार कि मतलब अब किस तरह से इम्प्रूव करें, क्योंकि पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। जितनी फैसिलिटीज़ हैं उसका मतलब जितना हो सकता है हम अपने ओन पे कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं। तो फिर यही होता है कि अब हम लोग मज़ीद कैसे इम्प्रूव करेंगे, तो उस चीज़ को सोच के काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं। अगर कंपेयर किया जाए जिस तरह आप कह रहे हैं फैसिलिटीज़ की, जो डेफिनेटली हमें पता है स्पोर्ट्स के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा मतलब देखते भी रहते हैं हर तरह के स्पोर्ट्स के ऊपर कि इश्यूज बहुत ज़्यादा हमें मसाइल बहुत हैं। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक स्पोर्ट्समैन ही हैं, क्रिकेटर भी हैं, साबिक कप्तान भी हैं पाकिस्तान टीम के और वर्ल्ड कप लेके आए। काफ़ी तवक्कुआत थी कि बेहतरी आएगी उनके आने से, तो क्या बेहतरी आई या अभी तक एज इट इज़ चीज़ें पड़ी हुई हैं स्पोर्ट्स में? मुझे लगता है कि जो हमारा स्पोर्ट्स का लेवल है ना वो और गिर गया है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो फेडरेशन को पहले ग्रांट्स मिलती थी तो वो ग्रांट्स नहीं मिल रही। तो जैसे कि हमारी फेडरेशन पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के जो अब प्रेसिडेंट है मिस्टर वाजिद अली, वो कैंप्स लगाना चाह रहे थे पिछले 1-2 सालों में, तो वो नहीं लगा सके क्योंकि उनके पास फंड्स ही नहीं थे। तो जब तक गवर्नमेंट फेडरेशन को फंड्स नहीं देगी तब तक वो लोग कैंप्स नहीं लगा सकेंगे, तब तक वो लोग प्लेयर्स को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए नहीं भेज सकेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फेडरेशंस को फुली सपोर्ट करें और उनको ग्रांट्स दें ताकि फिर फेडरेशंस भी प्लेयर्स को हेल्प कर सकें। अच्छा, यहाँ पे एक दो बातें फेडरेशन से रिलेटेड मेरे माइंड में आ रही थी। हम काफ़ी ज़्यादा टॉक करते हैं तो पॉलिटिक्स बड़ी नज़र आती है हमें कि फेडरेशन की किरदार के ऊपर भी कभी कभी बात उठती है या फिर उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके वाले से भी कर। तो आपको क्या लगता है फेडरेशन जो काम कर रही हैं अगर उनको ग्रांट मिलती है या फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो बैडमिंटन या कोई भी दीगर गेम्स होती हैं उसमें वो बेहतरी आ सकती है? जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है क्योंकि अगर पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन की बात की जाए तो उन्होंने शुरू से मुझे सपोर्ट किया है। जब मैं 2017 में पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ जीती थी तो उन्होंने मुझे एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट का प्रोग्राम है, बैडमिंटन एशिया का प्रोग्राम है एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट, तो उन्होंने उसी के लिए मुझे नॉमिनेट किया था और मलेशिया भेजा था सिलेक्शन ट्रेनिंग कैंप में, जिसके बाद मैं उसमें सेलेक्ट हुई और 3 इयर्स से मैं उसका पार्ट हूँ। उसके बाद 2019 में जब मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज जीती तो उन्होंने मेरे 1 लाख कैश प्राइस अनाउंस किया। तो फेडरेशन तो सपोर्ट करती है अपने प्लेयर्स को, तो अगर गवर्नमेंट्स की तरफ से ग्रांट मिले और जैसे पहले वो बता भी रहे थे कि वो कैंप लगाना चाह रहे हैं लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हाँ वो उनको इतना सपोर्ट नहीं करा। वो उनको कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने खुद देना, खाने पीने का देना है। तो वो 1 महीने में तकरीबन 10 लाख रुपए आ रहा था अगर 20 प्लेयर्स का वो कैंप लगाते हैं। तो वो मतलब अगर फेडरेशन को फंड्स मिलेंगे तो वो क्यों नहीं करेंगे प्लेयर्स के लिए, वो ज़रूर प्लेयर्स के ऊपर पैसे। और अगर फेडरेशन को ये मसाइल हैं तो डेफिनेटली फिर तो प्लेयर्स को भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते होंगे, इश्यूज होते होंगे। तो वो जो टैलेंट आना चाह रहा है, मतलब जिस तरह हम बात करते हैं कि मोस्टली ये खेल खेली जाती है हर जगह पे, सेकेंड नंबर पे आती है स्पोर्ट्स के, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाती है। तो फिर उन प्लेयर्स को क्या करना पड़ता है, सर्वाइव कैसे करते हैं कि एक टैलेंट तुम्हारे पास है, हम उसको पॉलिश नहीं कर पाते या वहाँ तक लेके नहीं आते, उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करते। बीइंग अ प्लेयर आपको क्या मसाइल साम आए थे? आपको तो कोचिज मिल गए, उन्होंने आपको कैरी कर लिया, लेकिन जो अभी यंगस्टर हैं मौजूद हैं वो आना चाहते हैं लेकिन वो प्लेयर इस फाइनेंशियल इशू की वजह से उसको कैरी नहीं कर पा रहे। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में मुश्किल रही है कि कोचेज़ और कोर्ट्स कराची में तो बहुत ही कम है, मतलब कोचेस तो मुश्किल से 1-2 होंगे। तो हमेशा मेरा इसी सोच में टाइम गुजरा है कि मतलब मैं क्या करूं, किसको पकड़ूं, किससे ट्रेनिंग करूं। तो मतलब हम लोग अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करने के बजाय हमारे पर प्रेशर होता है कि यार हमने कोर्ट को देखना है, हमने कोच को अरेंज करना है। तो अगर इसी कोई इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन अकेडमी मिल जाए तो हमारे जितने भी प्लेयर्स हमारी यूथ है तो उन सबको एक पता होगा कि हमने इस अकेडमी में जाना है और यहाँ पे हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। अभी भी मुझे काफ़ी लोग मैसेज करके पूछते हैं कि हम लोग बैडमिंटन खेलना चाहते हैं तो हम लोग कहाँ खेलें। तो मैं
मतलब अगर कराची की बात की जाए तो कराची में सिर्फ 2 से 3 ही पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। नेशनल कोचिंग सेंटर हो गया, नाज़माबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके अलावा आपके प्राइवेट क्लब्स हैं जो ईजिली एक्सेसिबल नहीं है हमारी जनरल पब्लिक के लिए, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव, उनकी मेंबरशिप भी कोई 20 to 25 लाख है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन अकेडमी हो, ताकि जो मुझ जैसे जो टॉप के प्लेयर्स हैं और जो बाकी हमारी अपकमिंग जनरेशन है जो बैडमिंटन को एज करियर परस्यू करना चाहती है, तो उनको एक पाथ पता हो कि हम लोगों को इस एकेडमी में लेना और फिर इससे बाद हमारे गेम में बिल्कुल बेहतरी की जो है वो ज़रूरत है, और हर गेम में ही बेहतरी की ज़रूरत होती है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज होते हैं वो सॉल्व किए जाएं, ताकि वो टैलेंट जो है वो खुलकर सामने भी आ सके। जहां हम बेहतरी की बात करें, लेकिन यहाँ पे हमारे नोटिस में ये भी है कि जिस तरह क्रिकेट के डिपार्टमेंट बंद हुए, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो प्लेयर्स है वो बेरोज़गार भी हुए थे। यहाँ पे डिपार्टमेंट की क्या सूरत हाल है, क्या वर्क हो रहा है उनके ऊपर और क्या होने जा रहा है? वैसे तो बैडमिंटन में काफ़ी अच्छा है कि वापडा और नेशनल बैंक जो है वो प्लेयर्स को एम्प्लॉय करते हैं ताकि वो उनको जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उसमें रिप्रेजेंट करें, और इसी तरह प्लेयर्स को मतलब इनकम मिल रही है। लेकिन अब जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है तो उन्होंने एक वो नोटिफिकेशन निकाली है कि जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स हैं वो बंद किए जा रहे हैं। क्रिकेट के अलावा जितने भी स्पोर्ट्स हैं तो उनके लिए भी अब जो जो उन पे भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। तो हमारे मतलब अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो हमारे जो प्लेयर्स की इनकम है वो बंद हो जाएगी, और जो बैडमिंटन या बाकी स्पोर्ट्स का जितना भी रहा सहा लेवल है पाकिस्तान में तो वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर प्लेयर्स के पास पैसे नहीं आएंगे तो फिर वो स्पोर्ट्स पे लगाएंगे कैसे। और ज़ाहिर है कि स्पोर्ट्स इसीलिए खेलते हैं ताकि उनका वो सिस्टम भी चलता रहे, और डेफिनेटली पाकिस्तान में अगर वो ये वाला सीन ख़त्म हो जाएगा इनकम वाला, तो फिर वो ज़ाहिर है अपना को फाइनेंशियल वो देखेंगे कि हम जॉब की तरफ जाते हैं तो वो गेम्स तो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है, राय क्या है? वेंगा नेशनल चैम्पियन और ओलंपियन, आप क्या कहेंगे कि डिपार्टमेंट्स के ऊपर क्या करना चाहिए खान साहब को? मैं यही कहूँगी कि जो हमारे डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स हैं उनको जारी रखने देना चाहिए, और क्योंकि मेरी काफ़ी प्लेयर से बात हुई तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान, और जब मतलब अभी तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अभी वो परेशानी में भी वो सही से वो ट्रेनिंग नहीं हो पा रही प्लेयर्स की। तो मैं यही कहूँगी कि इसकी जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है उसको कैंसिल कर दें और डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को जारी रखने दें। इससे डिपार्टमेंट्स का भी फायदा है और प्लेयर्स का भी फायदा है, और गेम का भी फायदा है कि पाकिस्तान के जो हैं वो बड़े नाम फिर से पैदा होंगे। अच्छा, बात करते हैं आपने फ्यूचर में अभी क्या जो है नेक्स्ट क्या आ रहा है, और रिसेंटली बल्कि आपको इंजरी भी हुई थी, उसकी क्या सूरत हाल है वो भी बता दें। अभी रिसेंटली रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ है चारसद्दा में फ्रॉम 27 दिसंबर टू 31 दिसंबर। तो उसमें मतलब मैंने शुरू राउंड्स में, फिर क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और उसके बाद फाइनल्स में भी मैं मतलब अच्छा खेल रही थी। पहले सेट मैंने अपनी ओपोनेंट को 21-7 हराया, दूसरे सेट में मेरी लीड थी 13-5 की। जब मेरा पैर स्लिप हुआ और मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी होगी, उसके बावजूद मैंने मतलब फिर से मैं उठी हूँ, मैंने खेलने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं स्लिप हुई हूँ। फिर मैंने दोबारा से स्प्रे किया, फिर मैं उठी हूँ खेलने की कोशिश कर, मैं फिर तीसरी बार स्लिप हुई, जिसके बाद फिर मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कंटिन्यू कर सकूँ, तो फिर मुझे मैच छोड़ना पड़ा। तो वो अब हैमस्ट्रिंग इंजरी मुझे ये, और उसका यही है कि वो टाइम के साथ ही ठीक होती है, तो उसको तकरीबन 1 महीना लगेगा, और 1 महीने तक मैं बिल्कुल भी कोर्ट में जाके मूव नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपको फील होता है कि आप ठीक हो गए और आप जाके खेल सकते हैं तो वो दोबारा से खिंच जाता है, तो फिर वो जो है इंजरी आपकी और प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो इसलिए 1 महीने तक मैं बिल्कुल नहीं खेल सकती। और नेक्स्ट जो इंटरनेशनली क्या मतलब वो टारगेट क्या सेट किया हुआ, गोल क्या? अभी इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं और एशियन गेम्स हो रहे हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर साउथ एशियन गेम्स हैं। तो उसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ, और इसके साथ साथ मैं अपनी वर्ल्ड रैंकिंग भी इम्प्रूव करूँ, ताकि मैं पाकिस्तान को इंशाल्लाह पेरिस 2024 ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूँ इंशाल्लाह। और अभी वर्ल्ड रैंकिंग में आपका नंबर क्या है? मेरा अभी करेंटली जो मेरी सबसे बेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग हुई है वो 117 हुई है ओलंपिक से पहले, और उसके बाद अब जो मेरी वर्ल्ड रैंकिंग है वो 150 है। तो मुझे मजीद टूर्नामेंट्स और ये पाकिस्तान में सबसे समझ के नंबर 1 पे है। जी एंड आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल बैडमिंटन प्लेयर जिसने वर्ल्ड में 150 के अंदर जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग आई है, टॉप 1 बल्कि 120 के अंदर आई है।
और जितनी भी मतलब हमारी बाकी प्लेयर्स हैं उन तो किसी ने भी आज तक पाकिस्तान में से किसी फीमेल बैडमिंटन प्लेयर ने टॉप 200 के अंदर ब्रेक नहीं किया। और अगर करंटली बात की जाए तो अभी करंटली सारे जितने भी मेल प्लेयर्स हैं, जितने भी फीमेल्स प्लेयर हैं, तो उन सब में से बेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग मेरी अगर आप करंटली बात करें जो पाकिस्तान नंबर 1 के हैं मेंस में मुराद अली, तो उनकी रैंकिंग 600 से ऊपर है। तो मेरी यही कोशिश 600 से ऊपर है और ये तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा महूर, कुछ बातें अगर हो रही हैं तो मैं कहता हूँ कि कुछ देर कबल जब ओलंपिक्स हुई थी, होप्स बढ़ी थी और उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेडल हम नहीं ला पाए जो आपकी जानब से आना चाहिए था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा से आप जाएँ और मेडल लेके आएँ। लेकिन उस दौरान कुछ चीज़ें सामने आई, कुछ बातें हुई, वो इवन वो आप ही की जो इस गेम से जुड़े प्लेयर्स की जानब से की गई थी, आपने भी फिर रिएक्शन दिया। वो स्टोरी कहानी क्या थी, एक्चुअली क्या था? अच्छा, मैं इतना बताना चाहूँगी कि एक तो ओलंपिक्स पाकिस्तान का लेवल अभी बैडमिंटन में इतना अच्छा नहीं है। अगर तभी यही रीज़न है कि आई एम द फर्स्ट ओलंपियन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बैडमिंटन। इससे पहले किसी ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट नहीं किया। तो अभी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस लगाना कि मेडल आ जाएगा, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है। क्योंकि और मैंने अपने मैंने किसी इंटरव्यू में भी नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आऊँगी ओलंपिक्स में, क्योंकि मुझे पता है ये टोटली अभी इम्पॉसिबल है गिवन कि हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह हम लोग खुद ट्रेनिंग करते हैं। तो मैंने शुरू से ये कहा था कि मेरा एम है पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना। जी बिल्कुल सही। और लेकिन इस दौरान कुछ बातें हुई थी जिसके हवाले से हम जानना चाह रहे हैं कि मतलब कुछ लोगों ने कहा था कि डिजर्व नहीं कर पा रहे थे या हम डिजर्व करते थे तो आप चले गए, ये क्या था? मतलब इस तरह का कोई सीन था? ऐसा सीन कुछ हमारे जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं तो उनसे मतलब हो नहीं रहा था कि मैंने कैसे ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जब मैं ओलंपिक्स के लिए मेहनत करी थी और मैंने मार्च 2021 में पेंडेमिक में जब मैंने टूर्नामेंट खेला है, तो वो तब सब सो रहे थे, क्योंकि तब सबको लग रहा था कि ओलंपिक्स तो ये ऐसे ही बोलती रहती है और कि तो हो नहीं, टोटली इम्पॉसिबल है। तो तब मैं अपनी जद्दोजहद में लगी रही थी। मैंने उसमें के लिए मतलब पूरी मेहनत की। मैं इस टूर पर पोलिश इंटरनेशनल 2021 जो मैंने मार्च में खेला है, तो उसके अगेंस्ट मेरी फैमिली भी थी, इस टूर के अगेंस्ट फेडरेशन वाले लोग भी थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी पूरी मेहनत करनी है ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए, मुझसे जो हो सकता है वो मैं करूँगी। और मैं सबकी विल के अगेंस्ट मैंने जाके वो टूर्नामेंट खेला था। उसके बाद जब मेरी रैंकिंग 117 हुई और मुझे लगा कि मतलब अब चांसेस इतने नहीं है, क्योंकि और टूर्नामेंट्स नहीं आ रहे थे और ओलंपिक्स क्वालिफाई करने के लिए आपको टॉप 100 में आना था। तो फिर जो है मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि और कौन से वेज हैं, तो उसमें ये इनविटेशनल प्लेस थी, उसका मैंने फेडरेशन को बताया। और फिर जब 2 जून को पता चला कि मैंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो वो जो प्लेयर्स सब कह रहे थे ना, सोए हुए थे, तो उनको एकदम से आ गया यार ये कैसे ओलंपिक्स हो गया। तो फिर बस उन्होंने मतलब कोशिश अखबारों में ऐसे ही न्यूज़ देना लग गए कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई, तो टेक्निकली एंड लीगली इट वाज पॉसिबल टू सेंड 2 प्लेयर्स। मतलब आपको ओलंपिक्स का अलिफ बे पे नहीं पता, आपको ओलंपिक्स के रूल्स नहीं पता, आप उठ के खड़े हो गए हमारे साथ ज़्यादती हो गया ना, मैं ओलंपिक्स में नहीं भेजा। ओलंपिक्स का सबसे मतलब कोई भी आप किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे, मैं कहती हूँ, और लोगों को हमारे यहाँ पे प्लेयर्स इतना पब्लिक को मिसगाइड करते हैं। तो ओलंपिक्स का रूल है, अगर एक कंट्री से 2 लोगों ने पार्टिसिपेट करना है एक इवेंट में, तो दोनों की रैंकिंग वर्ल्ड टॉप 16 में होनी चाहिए। ठीक है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का एक वुमेन सिंगल्स में एक प्लेयर है पीवी सिंधु, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 7 है, और दूसरी इंडियन प्लेयर है साइना नेहवाल, तो उसकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो 20 है। तो वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, वर्ल्ड नंबर 20 हो गई, क्योंकि उसको टॉप 16 में होना ज़रूरी था। तो यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर एक जा रहा है तो कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं, तो एक जा रहा है तो दूसरे को भी भेज दो, तो तीसरे को भी भेज दो यार, मतलब ये ओलंपिक्स है। तो मतलब उन्होंने काफ़ी मिसगाइड और बेसिकली जो उनका था मतलब जो मेरी अचीवमेंट थी उसको कम करने के लिए, उसको ख़राब करने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया। चले, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे थोड़े से इस तरह के लोग भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है कि इस तरह की चीज़ें चलती रहती है, लेकिन ये आपको आगे बढ़ने में मज़ीद जो है वो मदद देती हैं कि आप इन लोगों से भी निपटते होते अपनी जो कामयाबी लेके आते हैं। लेकिन ये ज़ाहिर है एजाज़ की बात है कि आपने जो है ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ये तो लाइफ का हिस्सा है, अप्स एंड डाउन भी चलते रहते हैं और ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं, लेकिन इनसे डिसपॉइंट तो होते नहीं है।
सबसे अच्छी बैडमिंटन की जो आपकी समझ लें कि दोस्त जिसे हम कह सकते हैं कहीं पे भी, वो कौन है? मेरी जो सबसे अच्छी मेरी जो दोस्त है बैडमिंटन में, वो मेरी डबल्स की पार्टनर है गज़ाला। तो ओके। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो दिल से मेरे साथ है और मेरा दिल से हमेशा अच्छा चाहती है। बिल्कुल अभी भी सही। जब मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है कोर्ट में, हम्म, तो हम लोग उसके बाद हॉस्पिटल गए और मैं व्हील चेयर पे थी। एक साथ तो ही गए? हम लोग, हाँ, वो मेरे साथ साथ थी, एम्बुलेंस में भी मेरे साथ थी, उसके बाद हॉस्पिटल में भी साथ थी। तो मैं उसको कह रही थी, यार देखो, मैं इस हालत में बैठी और मुझे फिर भी ना अभी तक अपनी इंजरी पे रोना नहीं आया, मैं रोई नहीं। तो वो कहती, यार मैंने इतनी मुश्किल उससे कंट्रोल किया था अपने आप को कोर्ट में, और उसने मतलब उसी वक्त रोने लग गई। तो मतलब उसका दिल इतना साफ है और वो इतने दिल से मेरा अच्छा सिंसियर चाहती है जी। सही। और बड़ी क्या कहते हैं नेमत होती है ये फ्रेंड्स भी इस आपके, तरह जी। जहाँ पे मुखलिस मिलते हैं। तो माहौर, अगर बैडमिंटन में ना आते आप तो फिर कहाँ पे होते? अगर मैं बैडमिंटन प्लेयर ना होती तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होती। तो मुझे शुरू से सीए का काफ़ी शौक था और मेरे ओ लेवल्स ए लेवल्स में मेरे पास अकाउंट सब्जेक्ट था, और ओ लेवल्स में भी ए स्टार है अकाउंट्स में, फिर ए लेवल्स में भी अकाउंट्स में ए स्टार है। फिर जो मैंने अपनी डिग्री की आईबीएस से, तो वो भी मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में की है। लेकिन फिर मुझे बाद में, जब मैंने 2017 में मैं इंटर्नशिप कर रही थी एक ऑडिटिंग फर्म अर्नेस्ट एंड यंग, जो कि वर्ल्ड के टॉप 4 ऑडिटिंग फर्म्स में है, तो उसके इंटर्नशिप करने के दौरान में मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सीए और बैडमिंटन साथ साथ लेके नहीं चलना चल सकता, काफ़ी मुश्किल मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर तो वो इसलिए मैंने अपना सीए का प्लान ड्रॉप किया और फिर बैडमिंटन को ही जी सही होगा। कंटिन्यू। हॉबीज क्या क्या है, मतलब इसके अलावा क्या कुछ करती हैं? अच्छा, बैडमिंटन की वजह से ना कभी कोई हॉबीज डेवलप करने का नहीं टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि शुरू से यही रूटीन रही है, सुबह में ट्रेनिंग की, स्कूल या यूनिवर्सिटी चले गए, फिर Yes. वापस आए, सो गए, फिर शाम की ट्रेनिंग की, फिर वापस आए और फिर अपने होमवर्क या जो असाइनमेंट्स मिले नहीं, वो ये किए। जैसा मूवीज, खाना पीना, खाना बनाना इवन, और इस तरह की चीजें, नहीं, ट्रैवलिंग, बिल्कुल भी नहीं सिंगिंग, टाइम रहा, कुछ भी क्योंकि नहीं है? मंडे टू सैटरडे यही रूटीन थी, और जो संडे एक दिन होता है तो वो फैमिली के साथ ही मतलब सुबह का नाश्ता करने के लिए बाहर चले गए, फिर दोपहर का खाना खाने के लिए, फिर रात का खाना, तो वो संडे फैमिली डे होता है। Yes. तो एज सच कभी कोई हॉबीज़ डेवलप करने का टाइम नहीं मिला, बल्कि बैडमिंटन की वजह से लाइफ इतनी टफ है और टफ रही है कि मतलब मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला उनके साथ बिल्कुल सही। स्पेंड तो कर है भी सकूं। कम ही होंगे फिर तो, हाँ, मेरे इतने ज्यादा बहुत भी नहीं कम है। फ्रेंड्स हैं, हाँ। और और मैंने ये भी सुना आप बहुत कम गो भी हैं, खामोश तबीयत की मालिक भी हैं, ऐसे हाँ, ही है? मैं इंट्रोवर्ट हूँ, हाँ, तो मैं इतना ओके। ज़्यादा नहीं बोलती, बस जिससे अच्छी कनेक्शन हो जाए फिर उनके साथ बात चले, की जाए। अगर आपको मौका मिले, एक चांस मिले बैडमिंटन की बेहतरी के लिए इन जी फ्यूचर, तो जी। आप क्या प्लान क्या करेंगे? आपका क्या मतलब एम होगा? किस तरह इसकी बेहतरी की जा सकती है? सजेशन के तौर पे आप अगर सजेशन देना चाहें कि यार मैं आऊँ तो मैं ये कर सकती हूँ, ऐसे बेहतर होगा ये। अच्छा, क्योंकि मैंने 2019 में डेनमार्क में जाके ट्रेनिंग की थी, उनके जो एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, वहाँ मैंने 2 महीने के लिए ट्रेनिंग की थी। तो मुझे लगता है कि मुझे इंटरनेशनल ट्रेनिंग का भी आइडिया है, तो जब मैं बैडमिंटन से फ्री होंगी, मतलब जब मैं बैडमिंटन खेलना छोड़ दूंगी, तो फिर मेरा होगा कि मैं एक एकेडमी खोलूँ, यस। ताकि जो हमारे जो अपकमिंग जो हमारी यूथ है उनके लिए एक पाथ सेट हो, उनको पता हो कि हम बिल्कुल मतलब सही। इस एकेडमी में आ जाएंगे तो फिर बाकी हमारी ट्रेनिंग और वो सारे मसले हो जाएंगे, मतलब ट्रेनिंग अच्छे से हो जाएगी। तो मेरा एकेडमी खोलने का प्लान है। एकेडमी का प्लान है, और चले बड़ी सी बात है कि आपने अगर इस गेम के लिए इतनी खिदमात दी हैं, तो इसका फिर कौम को, अपनी नई नस्ल को और आने वाले जो प्लेयर्स हैं, स्टार हैं, उनको भी जो है वो मुस्तफ़ीद भी करवाना चाहिए। फाइनली महूर, क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, देखने वालों को, और जो ख़ास तौर पे बैडमिंटन में आना चाहते हैं? क्या एक्सपोजर क्या है इस गेम का, और कितना उनको जो है वो मेहनत टारगेट रखना चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ तक आप मौजूद हैं आज? अच्छा, मैं यही कहना चाहूँगी कि बैडमिंटन में पॉलिटिक्स बहुत है और काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरे रास्ते में भी काफ़ी मुश्किलात आई, हर्डल्स थी, लेकिन मैंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। तो आप लोगों को भी चाहिए कि मेहनत अपनी कंटिन्यू रखें और बाकी रिज़ल्ट को अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। और दूसरा, जो हमारी आजकल की यूथ है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी स्टडीज़ को स्पोर्ट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और स्पोर्ट्स को स्टडीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपका एम होना चाहिए कि हमने दोनों चीज़ों में अच्छा परफॉर्म करना है और अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली अगर आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग, ये इसके मेन की होते हैं कि आप अगर इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो कामयाबी आपको मिलती है। और अच्छाई और बुराई तो हर जगह पे होती है,
तो एक छोटी सी की है जो कि हमारे खान साहब भी कहते हैं कि घबराना नहीं है आपने, और जो है डटे रहें और आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आज की गेस्ट हमारे साथ मौजूद थी नेशनल चैम्पियन माहूर शहजाद। आपने उनकी लाइफ के बारे में भी जाना और जो उनकी कामयाबियां हैं और फ्यूचर प्लान वो भी जाने। हमें आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।